राजा किसान और नगर पाठ में हम एक आरंभिक साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का अध्ययन कर रहे हैं। 3.1 मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसे आप अच्छे से जानते हैं। 321 बीसी में 300 ईसा से 321 ईस्वी पूर्व, यानी लगभग 2321 वर्ष पूर्व उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें उनके मंत्री चाणक्य या कौटिल्य का योगदान था। इतिहास का पुनर्निर्माण करते समय ब्रिटिश इतिहासकारों ने ये पाया, क्योंकि उससे पहले भारतीय ग्रंथों में अशोक को कोई बड़ा राजा नहीं माना जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य को भी, कि समकालीन रचनाएं इसका हमें प्रमाण देती हैं। इंडिका जो मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काफ़ी समय तक राजदूत रहे और 302 बीसी से 288 बीसी तक। इसके अलावा जो है अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा रचित है, जिसकी तुलना मध्य युग के मैकियावेली से के काल के प्रिंस नामक पुस्तक से यूरोप से की जाती है। इसमें राज्य का शासन राजकुमारों को कैसे चलाना है प्रशिक्षण है, जैसे इसमें जनगणना के विषय में, सैन्य संगठन के विषय में, कर के विषय में कई बातें हैं, और जासूसी के विषय में संस्कृत वाङ्मय विभिन्न संस्कृत ग्रंथों में जो वर्णन है, इसकी ये प्रमुख बात है। इससे हमें इतिहास की साहित्यिक जानकारी प्राप्त होती है। इंडिका नामक पुस्तक तो अभी समाप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, लेकिन विभिन्न यूनानी इतिहासकार इसका वर्णन देते हैं। उन्होंने इंडिका से उद्धरण लेते हैं, पैराग्राफ्स लेते हैं और उनका वर्णन करते हैं। अब हम ने ये जाना कि समकालीन रचनाएं अपने आप में उस समय की बौद्ध और जैन पौराणिक ग्रंथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे मूल्यवान जो साक्ष्य, जो प्रमाण हमारे सामने आए हैं, वो पत्थरों और स्तंभों पर लिखे गए सम्राट अशोक के अभिलेख हैं, जिन्हें पत्थरों और स्तंभों में गढ़ा गया। सम्राट अशोक ने अधिकारियों के लिए अपने संदेश पत्थरों में गढ़े। अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश पत्थरों में गढ़े। संदेश प्राकृतिक पत्थरों में पॉलिश किए हुए स्तंभों में, और धम्म का प्रचार उन्होंने किया। धम्म यानी सदाचार, जनता में सदाचार का प्रचार किया, जिसमें मूल रूप से क्या बातें थी, जो प्रमुख बातें हैं, सरल रूप से हम जान सकते हैं। बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों यानी नौकरों के प्रति उदार व्यवहार, दूसरे धार्मिक परंपराओं का आदर। धम्म का प्रचार, बड़ों के प्रति आदर, और उसने अपने राज्य में धम्म महामत अधिकारी यानी धर्म महामंत्री अधिकारी नियुक्त किए। हम बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के प्रति उदार व्यवहार और अन्य धर्म परंपराओं का आदर। तो हमने इसे ज्ञात किया, हमें पता चला कि सम्राट अशोक एक महान सम्राट थे। उनके साहित्यिक स्रोत हमें पता चले। इंडिका जो मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई है, जो मौर्य साम्राज्य के राजदूत थे। मौर्य साम्राज्य में सेल्यूकस निकेटर यूनानी राजा के राजदूत थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया, और संस्कृत के कई ग्रंथ। अब हम आगे चलते हैं। इस साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। पाटलिपुत्र तो राजधानी थी। इसके अलावा लंबी दूरी और व्यापार के लिए तक्षशिला और उज्जैनी नगर को प्रमुख केंद्र थे। चौथा प्रमुख केंद्र तोसली था, और 5वां स्वर्णगिरी था। यहाँ से सोने की प्राप्ति होती थी। सोने का पहाड़, जैसे स्वर्णगिरी से पता चल रहा है, ये कर्नाटक में
था तो 5 स्थानों से मुगल साम्राज्य का नियंत्रण होता था: पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी। इसके पश्चात ये विशाल साम्राज्य था जो पाकिस्तान में के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक फैला हुआ था। और इसके विविध क्षेत्र अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र, काबुल और कंधार था। इस पर इतने बड़े क्षेत्र पर ये प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण कैसे करते थे? तो इसमें प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण तो मात्र पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्र में था, और राज्य के गवर्नर्स उपहार लाते थे और उनसे जो है तादात्म्य बना रखा था। मेगस्थनीज ने बताया कि सैनिक गतिविधियों के संगठन के लिए और संचालन के लिए 5 समितियां मुगल साम्राज्य में थी। मुगल साम्राज्य की विशाल एक सेना थी जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक थे। एक विशाल सेना थी, तो इतनी विशाल सेना के रखरखाव के लिए समितियां थी। 5 उप समितियां और 1 समिति थी। पहले नौसेना, जो नौसेना का ख्याल रखती थी। दूसरा यातायात और खान पान, जब सेना के लिए ज़रूरत होती थी। तीसरा पैदल सैनिक संचालन उप समिति। चौथा अश्वारोहियों की उप समिति। 5वां रथारोहियों की उप समिति। ध्यान से देखिए, अश्वारोहियों की उप समिति यानी घुड़सवार सेना, रथारोहियों की उप समिति और हाथियों की उप समिति। सेना में हाथियों का बहुत प्रयोग होता था। तो ये 5 उप समितियाँ थी: नौसेना, यातायात व खान पान, पैदल सैनिक, अश्वारोहियों जिसको कैवलरी कहा जाता है, रथारोहियों, चैरियट की फोर्सेस और हाथियों। उप समिति का दायित्व क्या था? ये कि उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, नंबर 1 जो एक उप समिति थी। सैनिकों के भोजन व जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना। घोड़े, जो 30,000 घोड़े उनकी सेना में थे। सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों की नियुक्ति करना और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। तो ये विशाल मुगल साम्राज्य के लिए ये सैनिक संगठन के विषय में आपने 1 समिति और 5 उप समितियों के बारे में पढ़ा। विशाल साम्राज्य की शक्ति का ये केंद्र था। अब है सम्राट के अधिकारी, उनकी भूमिका होती थी, वो क्या कार्य करते थे। सम्राट के अधिकारी नदियों की देखरेख, क्योंकि मुगल साम्राज्य विशाल था, उनका सशक्त प्रशासन था, नदियों की देखरेख किया करते थे। नहरों और उपनहरों यानी छोटी नहरों में छोड़े गए पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते थे। शिकारियों का संचालन करते थे। अगर वो कुकृत्य करते थे उन्हें दंड देते थे, और अगर वो ठीक काम करते थे, हिंसक जानवरों से लोगों को बचाते थे, तो उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। भूमि का मापन, भूमि को माप की जाती थी। फिर कर की वसूली की जाती थी, जो 1/4 से 1/6 तक थी, और सामान्यतः 1/6 थी। भूमि से जुड़े व्यवसायों का निरीक्षण किया जाता था, जैसे कृषि उद्योग हो गया। लकड़हारे, बढ़ई, लोहार और खननकर्ताओं पर नियंत्रण और उनका निरीक्षण किया जाता था। तो ये मुगल अधिकारी क्या कार्य करते थे, मेगस्थनी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो सही प्रमाण है। यानी जल व्यवस्था का नियंत्रण, शिकारियों पर नियंत्रण, भूमि से कर वसूली का हिसाब देखना, और व्यापार पर, जो भूमि से जुड़े व्यवसाय हैं उन पर, उनसे कर उगाही करना। इसके अलावा लकड़हारे, बढ़ई, लोहार और खनन कर, इन पर नियंत्रण रखना और इनसे कर लेना। राजा अपने राज्य को अखंड रखने के लिए
राज्य ने धम्म का प्रचार किया। धम्म यानी सदाचार का प्रचार किया। इसी में सभी धर्मों के सारे सत्व गुण हैं, अच्छे गुण हैं। धम्म महामात्र विशेष अधिकारी 5 प्रांतों में नियुक्त किए गए। वो कौन से प्रांत हैं और जो वहाँ पर लोगों के सदाचार की स्थिति देखते थे? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जयिनी, तोषली और स्वर्णगिरि। अब थोड़ा सा ज्ञान मानचित्र में चलें। इसके बाद, इससे पहले थोड़ा सा मानचित्र का ज्ञान देखते हैं। हमें कुछ ज्ञात नहीं होता है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम मगध के क्षेत्र को जानने की कोशिश करते हैं। मगध जो महाजनपद है, एक राज्य के रूप में बदला। इसमें हमने ये जान पाए कि मगध क्षेत्र में एक ये गया प्रारंभिक स्थिति में, बाद में तो राज्य का प्रसार किया। ये बिहार है, गया, और ये पटना क्षेत्र, इसके आसपास का ये सारा ये क्षेत्र जो है, यहाँ तक इस क्षेत्र में इसका राज्य था। शुरू में राजधानी इनकी ये थी, राजगृह। इसके बाद राजधानी को उत्तर की तरफ ले जाया गया, जो कि एक सैनिक शिविर था। पटना को राजधानी यानी पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया। ये मगध का क्षेत्र मूल रूप से गया और पटने जिले, गया जिला और पटना जिला इसमें आता है, और इसके आसपास का क्षेत्र आता है। ये आधुनिक बिहार है। इसमें आप मगध के क्षेत्र को ये देख सकते हैं, और इनकी 2 राजधानियाँ, एक राजगृह और पाटलिपुत्र, आप आसानी से देख सकते हैं। इसके पड़ोस में अंग राज्य था, जिनसे इनका युद्ध चलता रहता था। आप ये देख सकते हैं, अंग राज्य। ये 2 महाजनपद आपने देख लिए हैं, अंग राज्य है और ये मगध राज्य। ये गया का क्षेत्र मगध में, और ये पटना का क्षेत्र, और ये पाटलिपुत्र शहर है, ये आप देख सकते। तो हम आधुनिक बिहार में इन क्षेत्रों को देखा। नीचे तो यहाँ झारखंड है, इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा मानचित्र में हम ये देखें कि मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा था, उस पर शासन करना कितना कठिन था। आप ये देख रहे हैं तक्षशिला का क्षेत्र, शाहबाजगढ़ी में शिलालेख मिला है। तक्षशिला गांधार क्षेत्र की राजधानी थी। तक्षशिला बड़ा केंद्र था उत्तर पश्चिम प्रांत में। इसके अलावा तोपरा, बाहापुर, ये आपने देखा, यहाँ पर अभिलेख मिले हैं आज के युग में। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी है, आप देखेंगे उत्तर भारत में। मगध की राजधानी है। कौशाम्बी जो इलाहाबाद है, उसको कौशाम्बी कहते हैं। और उज्जयिनी ये एक बड़ा केंद्र था, आप जानते हैं। गिरनार पर एक, यहाँ पर मौर्यों के आदेश पर एक झील बनाई गई थी। इसके अलावा जौगढ़ और कलिंग आप देख रहे हैं। कलिंग का युद्ध प्रसिद्ध था, जिसके कारण अशोक में जो है भेरीनाद यानी युद्ध की जगह धर्मनाद किया, धर्मघोष। इसके अलावा ये ब्रह्मगिरी का क्षेत्र है। तो ये आप पूरे अशोक के साम्राज्य को देख सकते हैं। दक्षिण भारत पर सीधा नियंत्रण नहीं था, उनसे उपहार लिए जाते थे, आप भी जानते हैं। और सामान्यतः आक्रमण उत्तर भारत से होते थे। और ये कितने विशाल क्षेत्र पर ये साम्राज्य ये फैला हुआ है। पूरे संपूर्ण भारत पर इनका, सबने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। और ये आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कंधार क्षेत्र, ये आपने देखा। ठीक है। तक्षशिला ज्ञान और विद्या का ये बड़ा केंद्र था। तक्षशिला में विश्वविद्यालय था, आप जानते हैं। बौद्ध धर्म का गहन और महान अध्ययन किया। इसको आप इधर भी देख सकते हैं। ये पाटलिपुत्र नगर है, ध्यान से देखिए।
अब जो है हम आगे अध्ययन करते हैं। इसका जो ऐतिहासिक विवरण है वो इंडिका पुस्तक में मिलता है। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो 302 से 288 तक मौर्य ईस्वी पूर्व तक, यानी आज से इससे 2302 वर्ष और 2288 वर्ष पहले राजदूत थे सेल्यूकस निकेटोर के। पाटलिपुत्र में वो रहते थे। स्ट्रैबो, विभिन्न इतिहासकार स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन और प्लूटार्च और जस्टिन, इन सभी ने मौर्य साम्राज्य का विवरण इंडिका नामक पुस्तक से किया है। आगे हम मौर्य साम्राज्य जो है लगभग 150 वर्ष चला और 185 में ईस्वी पूर्व समाप्त हो गया, लेकिन इसमें महान राजाओं का जन्म हुआ, वो आप जानते हैं। अशोक के शिलालेख हमें कहाँ कहाँ मिले हैं। अशोक ने पत्थरों में पालिश करके, आप ये देखा, इसके अभिलेख जो हमें प्राप्त हुए, अभिलेख पत्थरों पर लिखा गया जो, या स्तंभों पर लिखा गया, ये देखा, ये मानचित्र पर आता है आपको, ये आप देख सकते हैं। ध्यान से देखने का प्रयत्न कीजिए। अशोक के विभिन्न शिलालेख के स्थान देखिए। ये कश्मीर के इधर पाकिस्तान के तरफ जो आते हैं, ये तो आप देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान में लंपक में, कंधार में, यहाँ तक उनका राज्य फैला हुआ था। यहाँ उनके अभिलेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। मनसेहरा में और शाहबाजगढ़ी में तक्षशिला एक उसका नगर था। तक्षशिला नगर आप देख लीजिए, ये कहाँ पर, ये आप देख लें तक्षशिला नगर, सिंधु नदी जा रही है, तक्षशिला नगर है। अब आप देखिए, कलसी में अभिलेख मिले, टोपरा में, बहापुर में, मेरठ में अभिलेख मिले। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं, गंगा नदी के साथ साथ आप चल रहे हैं। गुज्जर, यहाँ इलाहाबाद कौशाम्बी में, जिसको आजकल इलाहाबाद कहते हैं, सारनाथ, लुम्बिनी में अभिलेख मिले, क्योंकि बौद्ध धर्म के लिए वो उन्होंने स्वीकारा और यात्राएं की। उनका व्यक्तिगत धर्म था, राज्य धर्म तो केवल धम्म था जो सभी धर्मों का वो आदर करते थे। रामपुरवा, जहाँ एक बैल की मूर्ति मिली है। लौरिया, अरगाज और पाटलिपुत्र, तो ये शहर है। तो विभिन्न, जो अगर आप सिर्फ शहर देखेंगे, ये तो पाटलिपुत्र शहर, ठीक है। इसके अलावा उज्जैन शहर, और थोड़ा आपने देखा तक्षशिला शहर, ये मानचित्र में। ये गिरनार में शिलालेख मिले हैं। यहाँ पर गिरनार में मूल रूप से जो शिलालेख मिला है, वहाँ एक सुदर्शन झील की बात की गई है। रूपनाथ में सांची का स्तूप आप जानते हैं। पन गुरैया, इसके अलावा सुपारा एक बंदरगाह था, व्यापार होता था, यहाँ पर मिले हैं। सन्नति दक्षिण भारत में एक कलिंग नामक स्थान है, यहाँ पर कलिंग कितना दूर है ये देखेंगे आप। पाटलिपुत्र से अशोक ने कलिंग पर यहाँ आक्रमण किया और इसको अपने राज्य में मिलाया, लेकिन युद्ध में भीषण रक्तपात के बाद उन्होंने इसको रोक दिया। युद्ध को नीति के रूप में उन्होंने त्याग किया। ये जौगढ़ का अभिलेख प्रमुख है। इसके अलावा दक्षिण भारत में देखेंगे मस्की एक पहला अभिलेख है जिसमें अशोक के नाम का वर्णन है, जिससे हमें पता चलता है अशोक थे। येरागुड़ी और ब्रह्मगिरी ये प्रमुख अभिलेख। तो हमने कुछ जाना कि अशोक का साम्राज्य दोनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से फैला हुआ और कांधार काबुल के क्षेत्र तक ही पूरा उसका विशाल साम्राज्य ही फैला हुआ है। अशोक को शिलालेखों में विभिन्न नामों से जाना गया है। प्रियदर्शी, देवानाम्प्रिय और धर्माशोक।
धर्माशोक क्योंकि युद्ध का नीति के रूप में त्याग कर दिया था। अब हमने जो अब तक पढ़ा है उसको रिव्यू कर लें एक बार। अशोक के साम्राज्य के 5 प्रमुख केंद्र थे। विशाल साम्राज्य जो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल सभी देश, सार्क के सभी देश इसमें शामिल थे। 5 प्रमुख केंद्रों से नियंत्रण किया जाता था: पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और स्वर्णगिरी। तक्षशिला और उज्जैनी व्यापारिक मार्गों में पड़ते थे। अच्छा, इसमें विविध क्षेत्र थे, विविध प्रकार के क्षेत्र थे। पाकिस्तान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड के विविध क्षेत्र, अफगानिस्तान के पहाड़ी, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण शासन तो केवल पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्र में था। मेगस्थनी ने सैनिक गतिविधियों के वर्णन के लिए 5 समितियों का वर्णन किया है, और 1 समिति और 5 उप समितियाँ। नौसेना, यातायात और खान-पान, पैदल सैनिक, अश्वारोहियों और रथारोहियों की समिति, और एक उप समिति थी जिसका दायित्व था उपकरणों के ढोना और बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के भोजन और चारे की व्यवस्था करना, और सैनिकों की देखभाल करना, और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। सम्राट के अधिकारी क्या क्या काम करते थे? जल नियंत्रण, नहर और उपनहर के मुखद्वार का निरीक्षण, मुख्य द्वार का, शिकारियों को दंड या पुरस्कार, कर की वसूली, भूमि से जुड़े व्यवसायों का निरीक्षण, लकड़गारे, बड़े लोहार, खननकर्ता, इनका निरीक्षण। अशोक ने धर्म के प्रचार में धम्म महामत नियुक्त किए, मंत्री नियुक्त किए गए, जो सदाचार का निरीक्षण और परीक्षण करते थे और उसकी शिक्षा भी देते थे। सेना में हाथियों का पकड़ना, क्योंकि हाथी सेना का एक बड़ा हिस्सा थे। वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोग, और पैरों में जंजीर बांधने लोग, सीमा रक्षक और महावत, ये सभी लोग, वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोग, पैरों में जंजीर बांधने वाले लोग और महावत, ये सभी 5-7 हथनियों के साथ चलते थे। हाथियों को उनके मलमूत्र से पहचाना और पकड़ा जाता था, और 5-7 हथनियों की मदद से। सेना का एक बड़ा हिस्सा हाथी होते थे। उनकी सेना में जो है 9000 हाथी थे। कभी ये कहते हैं कि बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन ऐसा रहा होगा क्योंकि इतने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता है। 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9000 हाथी, ये इनकी सेना है। विशाल सेना से ये राज्य पे नियंत्रण रखते। 19वीं और 20वीं सदी में इनके इतिहास का पुनर्निर्माण करने की कोशिश की गई। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें जो इतिहास के पुनर्निर्माण की कोशिश की गई है, जेम्स प्रिंसेप का बड़ा योगदान है। क्या उनका योगदान है जेम्स प्रिंसेप का? भारतीय अभिलेख विज्ञान यानी पत्थरों पर जो लिखा गया है कि उल्लेखनीय प्रकृति 1830 के दशक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप, ये आपको नाम ध्यान रखना है, जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ा, इनका अर्थ निकाला। लिपियों के उपयोग से सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाला राजा लिखा था, और कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक अंकित था। बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को दिशा मिली, और भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने पश्चिम पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावली की पुनर्रचना की। यूरोपीय विद्वानों ने, पश्चिमी विद्वानों ने, थोड़ा सा करेक्शन कर दें, उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले राजवंशों और वंशावलियों की पुनर्रचना की।
विभिन्न भाषाओं में लिखे गए अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में उपमहाद्वीप का एक सामान्य राजनीतिक चित्र तैयार किया। विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास की ओर लगाया और ये छानबीन करने की कोशिश की कि क्या ऐतिहासिक परिवर्तन और आर्थिक और सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही आभास हो गया इसमें संबंध तो थे, लेकिन सीधे संबंध हमेशा नहीं रहे। ब्रिटिश इतिहासकार और पुरातत्ववेताओं ने इसका निर्माण किया। मौर्य साम्राज्य का इतिहास लिखना 19वीं और 20वीं सदी में, जबकि 2100 वर्ष बीत चुके थे, बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उत्साहवर्धक भी था। पहले प्रस्तर मूर्तियाँ यानी पत्थर की मूर्तियाँ अद्भुत कला का प्रतीक थी। उसमें पत्थर के शिलालेखों और स्तंभ लेखों पर अभिलेखों को पढ़ा गया जो अन्य राजाओं से भिन्न थे। मुगल शासक भी मौर्य शासक शक्तिशाली और परिश्रमी थे, अन्य राजाओं से भिन्न थे। मुगल नहीं है, मौर्य है, तो मौर्य ठीक है। और लेकिन विनम्र भी थे। वो बहुत बड़ी उपाधियों का प्रयोग नहीं करते थे। छोटे राजा अपने को चक्रवर्ती कहा करते थे, लेकिन ये विनयी काफ़ी विनय थे, इसीलिए लोगों के ये प्रेरणा स्रोत रहे। तो हमने मुगल काल के इतिहास के बारे में थोड़ा पढ़ा। मगध जो शक्तिशाली गणराज्य था, वो एक बड़े राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। कौन से जो प्रमुख जनपद हैं इससे थे, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी रखें। एक अंग का जनपद है चंपा, जिसकी राजधानी थी, जिसको अभी हमने मगध के साथ देखा था। अंग जनपद, चंपा जिसकी राजधानी। ये विभिन्न जनपद हैं, आप देख लीजिए। कुरु, शूरसेन, पांचाल, कौशल और कौशाम्बी और काशी। ये आप कौशाम्बी देख रहे हैं आधुनिक उत्तर प्रदेश में। विभिन्न जनपद जो है, ये काशी जनपद देख रहे हैं, कौशाम्बी, काशी। ये कौशल जनपद देख रहे हैं, यानी काशी, कौशाम्बी और कौशल जनपद आसपास थे। शूरसेन जनपद देख रहे हैं, मथुरा का प्रदेश। पांचाल जनपद देख रहे हैं, और ये कुरु का प्रदेश, कुरु जनपद, दिल्ली मेरठ क्षेत्र को आप देख रहे हैं। तो ये प्रमुख जनपद आपको मानचित्र पर दिखाए गए। जो 6 प्रमुख जनपद थे जिनके बारे में हम जानते हैं, 6 प्रमुख महाजनपद थे, बड़े राज्य थे। एक तो वज्जी का जनपद था, वैशाली जिसकी राजधानी थी, गंडक नदी के किनारे, गंगा की सहायक नदी है। एक मगध जनपद था जो अभी आपने देखा, पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी थी, जो सबसे शक्तिशाली जनपद था, कारण लोहा, अच्छी उपज, व्यापार, योग्य राजा। कौशल जनपद था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, पहले अयोध्या थी, बाद में श्रावस्ती बन गई क्योंकि अयोध्या में बाढ़ बहुत आती थी। कुरु जनपद जिस दिल्ली मेरठ क्षेत्र में, जो इंद्रप्रस्थ के आसपास, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। पांचाल जनपद जिसकी अहिछत्र और कांपिल्य राजधानी रही, और गांधार जनपद जिसकी तक्षशिला राजधानी रही। ये गांधार जनपद, तक्षशिला जिसकी राजधानी रही। विभिन्न जनपदों का ज्ञान आप देख सके हैं। महाजनपद के शहर आपने ये देखे, विभिन्न देखे, कुरु, पांचाल, कौशल, वज्जी, मगध, अवंती। अब शहरों को देखिए, अवंती में उज्जैनी, यहाँ कौशाम्बी देखिए, राजगृह पहले राजधानी रही, बाद में पाटलिपुत्र बनती है। वैशाली वज्जी जनपद के 8 राज्यों की प्रमुख राजधानी थी, जिसमें 3 प्रमुख थे। श्रावस्ती कौशल जनपद की राजधानी थी। अहिछत्र, इसके बाद देखिए इंद्रप्रस्थ, मथुरा शहर, उज्जैनी और तक्षशिला शहर, और ये गांधार शहर। आप इधर भी देख सकते हैं, इंद्रप्रस्थ, कुरु, पांचाल, ये यमुना गंगा का जो क्षेत्र है, हस्तिनापुर,
शहर है, कौशल, विदेह, काशी, कौशाम्बी और वत्स। तो मानचित्र से हमने विभिन्न जानकारी जो है प्राप्त की। विभिन्न जनपदों के बारे में हम थोड़ा पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला अंग जनपद, इसकी राजधानी चंपा थी, जो हम देख चुके हैं पहले। अगर आप देखना चाहते हैं तो दोबारा भी देख सकते हैं। ये मगध के पास, तो मगध का चित्र है, उसके साथ ही अंग जनपद है। ये मगध का चित्र है, इसके साथ ये जनपद है, अंग जनपद है। और अंग ये आपने देखा था, आप भूल जाएंगे। एक जनपद और देख लेते हैं। ये मत्स्य जनपद है, अलवर, राजस्थान में अलवर वाले क्षेत्र में मत्स्य जनपद। अलवर, जयपुर, भरतपुर का क्षेत्र ये मत्स्य जनपद है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये अवंती जनपद है, आधुनिक मध्य प्रदेश में। उज्जैन और उसके आसपास का क्षेत्र, राज्य कभी छोटा हुआ, राज्य कभी बड़ा हुआ। अवंती जनपद, उज्जैन, इसके आसपास के बड़े क्षेत्र पर इसका शासन था। कुछ राजस्थान के भी क्षेत्र थे। तो विभिन्न जनपदों को आधुनिक मानचित्र में हमने देखा। फिर इनके बारे में थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। देखिए, अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। काशी जनपद की राजधानी वाराणसी थी। वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो आधुनिक इलाहाबाद है। शूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट थी, जो राजस्थान के आसपास था। चेदी जनपद की राजधानी शक्तिमती थी, और स्वक्तिमती भी कभी कहा जाता था। अवंती जनपद की राजधानी उज्जैन और कभी महिष्मती। उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी की महिष्मती। कंबोज जनपद, जो कश्मीर के आसपास के क्षेत्र का था। कंबोज जनपद की राजधानी हाटक और राजपुर, यहाँ घोड़ों का व्यापार होता था, चाणक्य ने कहा था। आठवां, अश्मक जनपद की राजधानी प्रतिष्ठान थी। पहले इसको पोथन, पोतना, पोडनी अलग अलग नामों से जाना जाता था। मत्स्य जनपद की राजधानी कुशीनरा और पावापुरी। बुद्ध के समय में जो जनपद प्रसिद्ध थे, वत्स जनपद, कौशाम्बी जिनकी राजधानी थी। अवंती जनपद, जो उज्जैन में महिष्मती जिनकी राजधानी थी, ये बुद्ध के समय में प्रसिद्ध जनपद थे। और इसके अलावा जो 6 जनपदों में मगध और कौशल जनपद बुद्ध के समय में बड़े प्रसिद्ध थे। विभिन्न जनपदों के बारे में हमने अध्ययन किया। जनपद और नगरों में उनको आसपास अपने निकट देख लीजिए। अब जनपदों के शासन में एक प्रमुख जो जनपद हैं, काशी जनपद जो है मूल रूप से वरना और असी 2 नदियों के किनारे था। 12 योजन